इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे और यह बाइलिंगुअल में है, तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 15, ऑप्शन डी आर्टिकल 16। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों से संबंधित पहला अनुच्छेद है और यह मेनली दो चीज़ों की बात करता है। फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ समानता। इस कॉन्सेप्ट को हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है और यह नेगेटिव अप्रोच है क्योंकि यह अनइक्वलिटी को डिनाई करता है। यह एवी डाइसी के प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, जो कहता है कि कोई जनरल पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन कोई एक्ट या ओमिशन करते हैं जो लीगली जस्टिफाई नहीं है, तो विधि उन पर समान रूप से लागू होगी और वे समान दंड से दंडनीय होंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति की नज़र में समान होते हैं। सेकेंडरी, ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, और इस कॉन्सेप्ट को हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। यह पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि यह इक्वलिटी की डिमांड करता है। यह समान व्यक्तियों के साथ समानता की बात करता है, ना कि असमान व्यक्तियों के साथ समानता की। ऑप्शन ए में आर्टिकल 13, यह हमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि यह राज्य के आर्बिट्रेरीनेस को रेगुलेट करता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जो बताता है कि संविधान लागू होने से पूर्व भारत में प्रवृत्त विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों से असंगत हैं। और इसका क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जो बताता है कि संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हों या उन्हें कम करती हों। ऑप्शन सी में आर्टिकल 15, इसमें राज्य को प्रोहिबिट किया गया है कि वह नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऑप्शन डी में आर्टिकल 16, यह लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन ए इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इससे रिलेटेड प्रोविज़न आर्टिकल 15 में है, जो कहता है कि राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऑप्शन ए में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इससे रिलेटेड प्रोविज़न आर्टिकल 14 में है और इस कॉन्सेप्ट को हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इससे रिलेटेड प्रोविज़न आर्टिकल 21 में है, जो बताता है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान के संविधान से लिया है और इसके लिए आवश्यक है कि नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो किया जाए, जो कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना जरूरी है। ऑप्शन डी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे रिलेटेड प्रोविज़न आर्टिकल 32 में है और इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है, और इस आर्टिकल के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। संविधान के आर्टिकल 19 to 22 में स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, जिनमें 19(1) क्लॉज ए में वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता, बी में निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसको 97 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, डी में फ्रीली मूवमेंट की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ए में भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। क्लॉज एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 300A के तहत इसको एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। और क्लॉज जी में कोई भी रोजगार या उपजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता थी।
ऑप्शन ए आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन से रिलेटेड प्रावधान है। ऑप्शन डी में आर्टिकल 18, यह उपाधियों का अंत से रिलेटेड प्रोविज़न करता है, जो बताता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी उपाधियां ही प्रदान करेगा, और कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन सेवा प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। ऑप्शन डी में आर्टिकल 21, यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 18 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित उपबंध करता है। ऑप्शन ए में आर्टिकल 15 में बताया गया है कि राज्य नागरिकों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऑप्शन बी में आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में प्रावधान है, और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसमें बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, जिनमें संपत्ति के अधिकार को 44th अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और ये अब्सोल्यूट नहीं है। इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुरक्षा और लोकहित को ध्यान में रखते हुए राज्य रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ऑप्शन बी में आर्टिकल 20, इसका क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, और इसका प्रभाव बहुत अच्छी है। ये बताता है कि किसी व्यक्ति को तब तक सिद्ध दोष नहीं किया जाएगा जब तक वह कार्य जो उसने किया है किए जाते समय अपराध ना हो। और सेकेंडरी ये कहता है कि व्यक्ति को उसी अपराध से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, ना कि बढ़े हुए दंड से। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और उसके लिए दंड का प्रावधान 3 वर्ष है, बाद में उस दंड की मात्रा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाता है, तो इसका भूतलक्षी प्रभाव होने के कारण उसको 3 वर्ष के दंड से दंडित किया जाएगा, ना कि 5 वर्ष के दंड से। इसका आर्टिकल 20 का क्लास 2 बात करता है 00 पर डे की, जो बताता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार विचारित और अभियोजित नहीं किया जाएगा। इसका क्लास 3 बताता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी में आर्टिकल 22, यह निवारक, निरोध और गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसको गिरफ्तारी के कारणों को बताना होगा और जमानत के अधिकार की जानकारी भी देनी होगी, और किसी भी दशा में उसे 3 माह से अधिक निरोध में नहीं रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 226। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, और इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। पहला हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडमस, थर्ड सर्सियोरेरी, फोर्थ प्रोविजन और फिफ्थ है क्यू वारंटो। इन 5 रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट नागरिकों की मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ऑप्शन ए में आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन बी में आर्टिकल 21, यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित उपबंध करता है, और ऑप्शन डी में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट की तरह 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, ग्रहण का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1
ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और ग्रहण का सिद्धांत आर्टिकल 13 की क्लॉज 1 से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व अगर कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों से असंगत है। ऐसी विधियाँ समाप्त नहीं होती हैं, वे सुप्तावस्था में चली जाती हैं, और जब कभी मूल अधिकारों में परिवर्तन होता है तो वे विधियाँ पुनः पुनर्जीवित हो जाती हैं। और ग्रहण के सिद्धांत से संबंधित मामला भीकाजी कामा अगला प्रश्न है, ग्रहण का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और ग्रहण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 से रिलेटेड है, जो बताता है कि संविधान लागू होने के पूर्व प्रवृत्त विधियाँ जिस मात्रा तक मूल अधिकारों से असंगत हैं उस मात्रा तक वे शून्य होंगी। ऐसी विधियाँ समाप्त नहीं होती हैं बल्कि वे सुप्तावस्था में चली जाती हैं, और जब कभी मूल अधिकारों में संशोधन होता है तो वो विधियाँ पुनर्जीवित हो जाती हैं। और ग्रहण के सिद्धांत से संबंधित मामला भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन ए में आर्टिकल 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया है कि स्टेट के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। ऑप्शन सी में आर्टिकल 14 यह इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ऑप्शन डी में आर्टिकल 32, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा केस मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रथम संविधान संशोधन मामला कहलाता है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन डी ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यह संसद के संशोधन के दायरे से संबंधित पहला मामला है जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक घोषित किया गया और कहा गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भाग सहित मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी में गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि 368 के अंतर्गत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ऑप्शन डी में ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, यह आर्टिकल 21 से रिलेटेड मामला है। ऑप्शन ए में केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, इसमें 13 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, किस केस ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत परस्पर पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं? ऑप्शन ए चंपाकम दोईराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। ऑप्शन ए में चंपाकम दोईराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, इस मामले के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, और उसमें कहा गया कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए और ST/SC के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है। ऑप्शन बी में केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, और मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड मामला है। अगला प्रश्न है, गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित उपबंध करता है, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, और इससे रिलेटेड मामला खड़ग सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों की कुंजी कहा था? ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 32।
आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की कुंजी कहा था। अगर किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर अपने अधिकारों को बहाल कर सकता है। अनुच्छेद ऑप्शन ए में अनुच्छेद 13 यह राज्य के आर्बिट्रेरीनेस को रेगुलेट करता है और ऑप्शन बी में आर्टिकल 19 में प्राप्त स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसमें कई पहलू और आयाम है। यह टिप्पणी किस मामले में की गई थी? ऑप्शन ए ईपी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार, ऑप्शन डी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ईपी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ईपी रोयप्पा वर्सेज तमिलनाडु के मामले में जस्टिस भगवती ने कहा कि समानता एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसको आर्बिट्रेरीनेस की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि आरक्षण किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होगा। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली का मामला अनुच्छेद 14 से संबंधित है और मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड मामला है। अगला प्रश्न है, विदेश यात्रा करने का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश यात्रा करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया है। ऑप्शन डी में अनुच्छेद 25 में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस केस ने एक गोपालन मामले को निरस्त कर अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तृत किया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी IR कोल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेज ऑफ इंडिया के मामले में एक गोपालन के निर्णय को निरस्त कर कहा गया कि अनुच्छेद 21 न केवल कार्यपालकीय कृत्यों के विरुद्ध प्रति संरक्षण प्रदान करता है बल्कि यह विधायी कृत्यों के प्रति भी संरक्षण प्रदान करता है। केशवानंद भारती में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। गोलकनाथ मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में शामिल है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, संरक्षणात्मक भेदभाव मुख्य रूप से किन अनुच्छेदों से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 एंड 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 एंड 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 एंड 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 25 एंड 26। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 15 एंड 16। अगला प्रश्न है, किस केस ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती? ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि प्रश्न है, किस केस ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती? ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इस मामले में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन वह संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इससे रिलेटेड मामला MM हेस्कार्ड वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार सभी पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अलग करने का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 में पृथक्करण करने का सिद्धांत है जिसमें बताया गया है कि कोई भी विधि अगर उसका कोई भाग वैध भाग से असंगत है तो
और अगर वह भाग उस वैध भाग से अलग किया जा सकता है तो अवैध भाग को वैध भाग से अलग कर दिया जाएगा। और इस सिद्धांत को पृथक्करणीयता का सिद्धांत या अलग करने का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण को कितने प्रतिशत तक सीमित किया? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 75%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50%। अगला प्रश्न है, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए आर्टिकल 91 क्लॉज ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। और ऑप्शन ए में आर्टिकल 91 क्लॉज है, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और यह एब्सोल्यूट नहीं है, राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला प्रश्न है, किस केस ने स्थापित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन बी SR मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी SR मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 30 विशेष अधिकार किसे प्रदान करता है? ऑप्शन ए SC ST को, ऑप्शन बी OBC को, ऑप्शन सी माइनॉरिटीज को, ऑप्शन डी वुमेन को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइनॉरिटीज को। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A जोड़ने से पहले शिक्षा का अधिकार किस केस में अनुच्छेद 21 में पढ़ा गया था? ऑप्शन ए मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक, ऑप्शन बी उन्नीन कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चंपाकन दोयराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था और इससे पहले अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक का मामला शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन बी में उन्नीन कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत व्यवसाय नहीं है। मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 में आया था, उसमें कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। चंपाकन दोयराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास के द्वारा अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ढाल कहलाती है? ऑप्शन ए मैंडमस, ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन सी सर्सियोरेरी, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस। अगर किसी व्यक्ति को अवैध ढंग से निरोध में रखा जाता है तो इस रिट के माध्यम से उसको कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए में मैंडमस, यह लोक सेवकों को जारी किया जाता है अगर वे अपने लोक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। सर्सियोरेरी, ऑप्शन सी में सर्सियोरेरी, इसको प्रेषण रिट कहते हैं और यह रिट निचली अदालतों के लिए जारी किया जाता है अगर वे अपनी अधिकारिता से आगे जाकर काम करती हैं। इस रिट की प्रकृति सुधारात्मक है। ऑप्शन डी में प्रोविजन प्रतिषेध रिट, यह भी निचली अदालतों को जारी किया जाता है और इसकी प्रकृति निवारात्मक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 19 को छोड़कर? ऑप्शन ए आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 29 एंड 30, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 20 एंड 21। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन बी PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी SR मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 23 एंड 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 एंड 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 एंड 26, ऑप्शन डी आर्टिकल 29 एंड 30। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 23 एंड 24। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में उपलब्ध है? ऑप्शन ए आर्टिकल 25 टू 28, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 टू 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 29 टू 30, ऑप्शन डी आर्टिकल 32 टू 35। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 25 टू 28। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा और स्वतंत्रता शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार है, और आर्टिकल 32 टू 35 में आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार समान। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत से संबंधित प्रावधान है, जिसमें बताया गया है कि राज्य सेना और शैक्षिक उपाधियों को छोड़ अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ऑप्शन ए में आर्टिकल 16 यह लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1918 द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन डी राइट टू इक्वलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अनुच्छेद 19(1) क्लॉज एफ के तहत मूल संविधान में प्रदान किया गया था, जिसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन बी में राइट टू एजुकेशन, इसको अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 86वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन सी में राइट टू फ्रीडम, इससे रिलेटेड रिलीजन, इससे प्रोविजन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया है। और ऑप्शन डी में राइट टू इक्वलिटी, इससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 14 में है। अगला प्रश्न है, कानून की न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसमें बताया गया है कि अगर नागरिकों के किसी वर्ग का अगर राज्य के अधीन सेवा में राज्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको आरक्षण प्रदान करने से निवारित नहीं करेगा। ऑप्शन ए में आर्टिकल 14 यह समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन करके जोड़ा गया, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिना
बिना सलाहकार बोर्ड की राय के अधिकतम निरोधात्मक हिरासती अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 मंथ। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 24। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 23। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है। ऑप्शन ए में आर्टिकल 21 जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी में आर्टिकल 22 में निवारक, निरोध और गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध उपकार है। इससे बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी खतरनाक स्थान में काम पर नहीं लगाया जाता। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में रोजगार किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 39। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 24। अगला प्रश्न है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 26, ऑप्शन डी आर्टिकल 27। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 26। अगला प्रश्न है, अनुच्छेदों का उनके विषय के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में आर्टिकल 14 इससे संबंधित है कानून की समक्ष समानता। ऑप्शन बी में आर्टिकल 17 इससे रिलेटेड प्रोविजन है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन सी में आर्टिकल 18 इससे रिलेटेड प्रोविजन है असाधुओं का अंत। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर है 231। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 14 अमेंडमेंट द्वारा, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट द्वारा, ऑप्शन डी 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। भारतीय संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया और यह फ्रांसीसी संघ की सिफारिश से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 49, ऑप्शन सी आर्टिकल 230, ऑप्शन डी आर्टिकल 50। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आर्टिकल 51। भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान में इसका प्रोविजन नहीं था। ऑप्शन बी में अनुच्छेद 49 में प्रोविजन है कि स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रिट का उनके उद्देश्य से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, यह अवैध हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, ये करेक्ट मैच है। ऑप्शन बी में मैंडमस, इसका ऑब्जेक्ट है टू डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, ये भी करेक्ट मैच है। ऑप्शन सी में सर्सियोरेरी टू क्वेस्ट आर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, ये भी करेक्ट मैच है। ऑप्शन डी में क्यू वारंटो टू चेक अथॉरिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस, इसका भी मैचिंग सही है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का 3 और चौथे डी का चौथा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी शामिल हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी निकाय भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माने जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 13 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है ग्रहण का सिद्धांत पूर्व संवैधानिक कानूनों पर लागू होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है अलग करने का सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी कानून पर कोई हिस्सा असंवैधानिक हो। इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न है नवम अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ऑप्शन बी 24th अमेंडमेंट 1971, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट 1976, ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट 1978। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। प्रथम अनुसूची के द्वारा संविधान में नवीन सूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि संबंधी विधियों का उपबंध है। ऑप्शन बी में 24th अमेंडमेंट के द्वारा संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता दी गई। ऑप्शन सी में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ऑप्शन डी में 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर आर्टिकल 300A के तहत इसको एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह कथन बिल्कुल सही है और इसका कारण है दोनों अभिव्यक्तियों का अर्थ एक ही है। कथन सही है लेकिन इसका कारण नहीं सही है, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए ट्रू आर फॉल्स। अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता और कानूनों का संरक्षण की गारंटी देता है, लेकिन इन दोनों अभिव्यक्तियों का अर्थ एक नहीं है क्योंकि कानून की समझ समानता के प्रावधान को हमने इंग्लैंड से और कानूनों का समान संरक्षण के प्रावधान को हमने अमेरिका से अपनाया है। अगला प्रश्न है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए इसने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित की, ऑप्शन बी इसने मौलिक अधिकार बहाल किए, ऑप्शन सी इसने संसद की मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति को मान्यता दी, ऑप्शन डी इसने पंचायती राज की शुरुआत की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसने संसद की मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति को मान्यता दी। अगला प्रश्न है निदेशक सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान की किस अवधारणा से प्रेरित है। ऑप्शन ए गणतंत्रवाद, ऑप्शन बी सामाजिक नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आरक्षण पदोन्नति में अनुच्छेद 1614A के तहत मौलिक अधिकार है, और दूसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने एन नागराज बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A की वैधता को बरकरार रखा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 37, ऑप्शन सी आर्टिकल 38, ऑप्शन डी आर्टिकल 39। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 38। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि राज्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था जैसी उपबंधों को लागू करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन ए में आर्टिकल 36 में बताया गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संबंध में है। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं, तो कोई भी विधि बनाने में राज्य को इनका पालन करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी उपबंध नहीं था।
ऑप्शन ए में 24th अमेंडमेंट के द्वारा संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता दी गई। 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 301 के तहत इसको एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। और ऑप्शन डी में 86 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में आर्टिकल 21 ए जोड़ के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा संशोधन संपत्ति का अधिकार संशोधन कहलाता है क्योंकि इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया। ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 52nd अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट। और ऑप्शन डी में 52 अमेंडमेंट के द्वारा दल बदल के आधार पर संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा संशोधन नगर पालिका संशोधन कहलाता है। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 74th अमेंडमेंट। संविधान में 74वें संशोधन के द्वारा नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 42, ऑप्शन सी आर्टिकल 44, ऑप्शन डी आर्टिकल 46। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 368, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उपबंध है। अनुच्छेद 352 में देश में आपात उपबंधों से रिलेटेड प्रावधान है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद बी में आर्टिकल 356 के अगर राजतंत्र विफल हो और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद द्वारा सरल बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के संदर्भ में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती के मामले में 13 जजेस की बेंच ने मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें बताया गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों की अनुमोदन के साथ संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन ए अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी अमेंडमेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ऑप्शन सी अमेंडमेंट रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ऑप्शन डी अमेंडमेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमेंडमेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और ऑप्शन डी में 74th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी जुडिशियल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी सोशलिस्ट अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
22वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा भी किस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 53, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंतर्गत में संसद द्वारा भी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 57 अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट 1976। मूल संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, इनको 22वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 91st अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट। 6वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया और संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ऑप्शन ए में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को और ऑप्शन बी में 74th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ऑप्शन डी में 91st अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित किसी भी दशा में 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 मुख्य रूप से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन डी इमरजेंसी प्रोविजंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 मौलिक अधिकारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए जस्टिसिएबल है, ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल है, ऑप्शन सी पार्टली जस्टिसिएबल है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में इनको लागू नहीं कराया जा सकता। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक रूप से हैं परंतु वे ऑप्शन ए लीगली इन्फोर्सेबल है, ऑप्शन बी पॉलिटिकली इन्फोर्सेबल है, ऑप्शन सी जुडिशियली इन्फोर्सेबल है, ऑप्शन डी मोरली इन्फोर्सेबल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोरली इन्फोर्सेबल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। ऑप्शन ए में यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को, न्यायिक पुनरावलोकन को और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में प्रावधान को अपनाया है। ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता को और कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 42, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 48। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 40। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ऑप्शन डी में आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 45 में बताया गया है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी, उनके बाल्यावस्था की देखरेख के संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 49, ऑप्शन बी आर्टिकल 50, ऑप्शन सी आर्टिकल 51, ऑप्शन डी आर्टिकल 52। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 51। संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन बी में आर्टिकल 15 में कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथककरण से प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ऑप्शन ए में आर्टिकल 49 में स्थानीय स्मारकों के संरक्षण से संबंधित उपबंध है। अगला प्रश्न है कि कथन है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में भाग 3 में मौलिक अधिकार था।
और इसका कारण बताया गया है कि इसे 42वें संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन तो सही है कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसका कारण गलत है, क्योंकि इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा नहीं बल्कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न है, रिट का उनके उद्देश्य से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में हैबियस कॉर्पस, इसका ऑब्जेक्ट है अवैध हिरासत से मुक्ति, ये करेक्ट मैचिंग है। ऑप्शन बी में मैंडमस, इसका ऑब्जेक्ट है टू डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, इसका भी मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में सर्सियोरेरी, इसका ऑब्जेक्ट है टू क्वेस्ट ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, इसका भी करेक्ट मैच है। और ऑप्शन डी में क्यू वारंटो, टू चेक अथॉरिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। और दूसरा कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर है बी। इसमें केवल कथन बी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का हिस्सा माना। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता का अव्यक्त रूप से उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन एक, भारत में निरोधात्मक हिरासत शांति काल में भी अनुमत है। और इसका कारण है, संविधान स्वयं 3 माह तक निरोधात्मक हिरासत की अनुमति देता है बिना सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 में बताया गया है कि राइट टू डाई इज स्पेशली इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से शामिल है। इसमें कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, मृत्यु के अधिकार की गारंटी नहीं। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर है ओनली ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन डी, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा को प्रबंध कराना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन सी, सरकारिया कमीशन। ऑप्शन डी, राजमन्नार कमेटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन ए में बलवंत राय मेहता समिति, यह है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सरकारिया आयोग, ऑप्शन सी में सरकारिया आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और ऑप्शन डी में राजमन्नार कमेटी, यह भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कमेटी है। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। और इसका रीजन बताया गया है कि इसे 66वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, प्रतिषेध की रिट किसी निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार से अधिक कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 है कि प्रमाण पत्र की रिट निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने के लिए जारी की जाती है, इसका स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रतिषेध रिट निचली अदालतों को उनके क्षेत्राधिकार से आगे जाकर कार्य करने से रोकती है, क्योंकि इसकी प्रकृति निवारात्मक है। और सर्सियोरेरी रिट में निचली अदालत जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके जजमेंट पास करती है, तो उसको
जो जजमेंट पास हुआ है अगर वह रिलेवेंट नहीं है तो उसमें सुधार करने के लिए इस रिट को इशू किया जाता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। ए एंड टू दोनों ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा घोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू है, और दूसरा स्टेटमेंट है ये नागरिकों को उनके दायित्वों की निरंतर याद दिलाते हैं। इनमें से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। केवल स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि निदेशक तत्व न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं कराए जा सकते। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 29 टू 30 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 31 टू 32 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 टू 20 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 33 टू 34 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 29 टू 30 में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस रिट को शामिल करता है? ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरेरी, क्यू वारंटो, ऑप्शन बी रिव्यू अपील एंड रिवीजन, ऑप्शन सी FIR चार्जशीट एंड अपील, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन डी ट्रिब्यूनल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाई कोर्ट। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में कहा। ऑप्शन ए नैक पुनर्विलोकन मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी सीमित संशोधन सबकी मूल संरचना का हिस्सा है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों से संशोधन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीमित संशोधन सबकी मूल संरचना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन व्यापक बदलाव के कारण लघु संविधान कहलाता है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 44। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 44 अमेंडमेंट। 42वें संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है।